जो है दिनचर्या। और हम सभी ये जानते हैं कि दिनचर्या कितनी जरूरी है, कितनी महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम क्लिनिकल बेसिस पर यदि देखें तो हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, लाइफ मेनली हमारी अगर देखें तो मोटी-मोटी 2 प्रकार की होती है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ जो होती है, उस पर्सनल लाइफ में हमारा स्वास्थ्य है, हमारा परिवार है, हमारी हर चीज़ है। और प्रोफेशनल लाइफ में हमारा जॉब है, करियर है, ये चीज़ें। ये दोनों ही चीज़ें हमारी दिनचर्या से जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी हुई हैं? पहले शॉर्ट में इसको समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति लेट जागने की आदत डालता है अपने अंदर, वो लेट जागता है, सुबह 4-5, चलो इतना जल्दी नहीं जाग पाता, तो 6 बजे यदि जग लेता है तो भी बेटर है। लेकिन यदि वो 9 बजे, 8 बजे 8 बजे के बाद जब भी जागता है, उसके ब्रेन की जो पावर होती है, वो उतनी ही स्लो डाउन हो जाती है। ब्रेन उतने ही एक्टिव फॉर्म में वर्क नहीं कर पाता है। दूसरा पॉइंट, दिन भर उसको आलस आता रहेगा। तीसरा पॉइंट, चिड़चिड़ापन उसके अंदर बढ़ता जाएगा। क्या ऐसी चीजें जब हमारी बॉडी में बढ़ती हैं, तो आप मुझे बताइए, क्या उस प्रकार के व्यक्ति का मन कार्य में उतने तरीके से लग पाएगा जितनी एनर्जी के साथ लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसके साथ में वो व्यक्ति जब वो अपना सुबह का समय पूरा निकाल करके जागता है 8-9 बजे के आसपास, तो उसकी बॉडी में कई चेंजेस होते हैं। जैसे कफ दोष की वृद्धि, कई व्यक्तियों में कफ दोष की वृद्धि बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। कफज प्रकृति के होते हैं तो उनको तो और ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक के समय को हम पूरा दिनचर्या के अंदर इंक्लूड करते हैं, जिसमें हमारे भागवत जी, आचार्य भागवत ने प्रथम श्लोक बोला है द्वितीय चैप्टर का, ब्रह्मो मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। स्वस्थ पुरुष, यदि कोई हेल्दी पर्सन है, और सबसे पहला श्लोक उन्होंने इसी के ऊपर फोकस किया है कि आपको जागना कब है। सबसे पहला श्लोक इसी पॉइंट पर उन्होंने फोकस किया है कि आपको जागना कब है। तो वो बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? तो ब्रह्म मुहूर्त का हमारे यहाँ पर एक समय बोला गया है जिसको बोलते हैं रात का एंड पार्ट कब से शुरू होता है? जिसको पश्चिम भाग बोला है संस्कृत लैंग्वेज में। लास्ट का पश्चिम भाग, यानी लास्ट का भाग रात्रि का, वो जो समय होता है वो एग्जैक्ट 3 या 3:30 बजे के बाद से सुबह 4:30 या 5 के आसपास के बीच का समय देखा गया है। वो समय क्यों होता है? इस समय सूर्योदय होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और जिस प्रकार सूर्य की एनर्जी ऊपर की तरफ उठती जाती है, उसी प्रकार हमारी बॉडी की एनर्जी नीचे से, यानी नाभि के नीचे से ऊपर की तरफ आना स्टार्ट होती है और मस्तक में यहाँ पर एकाग्रचित होती है। इसीलिए बोलते हैं कि सही समय है ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का, ताकि अपनी ऊर्जा को जागृत करके अपने मस्तिष्क तक और अपनी बॉडी में पूरे में संचार कर सकें, जिससे आप एक हेल्दी एनर्जेटिक बॉडी को प्राप्त करने की प्रक्रिया में निपुण हो सकें। लेकिन जागते कितने हैं? जागते ना के बराबर है। मैं रियली बताऊं, जागते ना के बराबर है। मेरे अंदर भी 2007 में मैं नैनीताल गया था अपने फूफा जी के यहाँ पर इधर। तो वहां नैनीताल जब मैं गया था 2007 में, तो वहां पर रात भर हम घूमते फिरते रहते थे और सुबह 10-11 बजे तक जागते थे।
उससे पहले मेरी दिनचर्या बहुत सही थी। गाँव से जुड़े हुए इंसान हैं, हमारे यहाँ गाय-भैंसें रहती थीं। गाँव में गाय-भैंसें रहती थीं, मम्मी-पापा उनकी सेवा करते थे, पिताजी पुलिस में थे, तो जॉब ज ड्यूटी जाने से पहले उनकी गाय-भैंसों की सेवा करते हुए वो निकलते थे, तो हम उनके साथ में ही जाग जाते थे। उनके साथ में जाग कर के कुछ नहीं, कुछ ना कुछ करते ही हैं, गाय-भैंसों के साथ खेल रहे हैं या जो भी है उनको देख रहे हैं या इधर-उधर घूम रहे हैं। तो हम जब जागते थे तब अंधेरा हुआ करता था और अंधेरे से उजाले का जो समय होता है ना, उस एक्सपीरियंस को आप एक बार खुले में जाकर के एक्सपीरियंस करके देखिए, कमरे के अंदर नहीं। आप सुबह जाग लिए हैं, उस समय अभी सर्दियों का टाइम बहुत गज़ब है, बहुत अच्छा है उस एक्सपीरियंस को फ़ील करने के लिए। आप सुबह जागिए, अंधेरा होना चाहिए मौसम में, बाहर अंधेरा होना चाहिए, अपनी छत के ऊपर चले जाइए या कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, चले जाइए। आप कुछ मत कीजिए, आप सूर्य की दिशा में अपने आप को सुखासन की अवस्था में बैठ जाइए या पद्मासन की अवस्था में बैठ जाइए और उस स्टेज में बैठ कर के आप सिर्फ एनर्जी को फ़ील कीजिए। साउंड एनर्जी को, साइलेंस एनर्जी को, आप नेचर की एनर्जी को फ़ील करने का कार्य कीजिए। आपको सिर्फ बैठ के केवल फ़ील करना है, मेरे आस-पास पक्षियों की आवाज़ क्या आ रही है, मेरे आस-पास की सराउंडिंग में जो हवा चल रही है, वो हवा की वेव क्या है, किस वेव में वो हवा चल रही है, मेरी बॉडी को कैसे टच कर रही है, ये सारी चीज़ें आप फ़ील करने का अभ्यास कीजिएगा। और फिर सूरज जिस प्रकार से उदय होता है, उस प्रकार से सूर्योदय को देखिएगा। आप इस एक्सरसाइज़ को एक दिन, पहले दिन ही करके देख लीजिए, इंस्टेंटली आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट होगा। आप खुद कहेंगे कि मैं अन्य दिनों की अपेक्षा मैंने आज के दिन में बहुत अच्छा महसूस किया, मुझे पॉज़िटिव एनर्जी की एहसास हुआ और मैंने बहुत प्रोडक्टिव वर्क किया। जितना मैं अभी तक किसी भी दिन में इतना इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाया, इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, वो मैंने क्वालिटी टाइम इस दिन स्पेंड किया। ये बिल्कुल सटीक एक्सपीरियंस है, आप करके देखिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छत के ऊपर जाना है अपने और नेचर की वाइब्स को आपको पहचानना है, नेचर की वाइब्स को आपको पहचानना है, बस इतना सा करना है और ये करके आप बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए हमारे आचार्य भागवत जी ने बोला है, ब्रह्मो मूर्ते उत्तिष्ठित स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। इसके बाद हमारे जो अष्टांग संग्रह है, उसमें एक श्लोक और आता है, वहाँ पर थोड़ा इसको और डिटेल किया गया है। उन्होंने बताया कि भई स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो आपने बोल दिया, अब जो रोगी व्यक्ति है, क्या उसको भी इतने समय पे जागना चाहिए, इस कंडीशन में जागना चाहिए? तो उन्होंने एक श्लोक बोला, बहुत प्यारा श्लोक है। ब्रह्मो मुहूर्त उत्तिष्ठे अजीर्ण जीर्ण निरूपयन्। उन्होंने ये बोला है, इसका अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति रोगी है, जिस व्यक्ति के शरीर में रोग का समावेश हो गया है, वो सुबह जल्दी जगना चाहिए या नहीं जगना चाहिए? वो मना नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं जगना चाहिए या जगना ही चाहिए। इस श्लोक में उन्होंने एक कंडीशन दी है कि रात को जो भोजन आपने किया, जो रोगी ने रात को भोजन किया, उस भोजन का पाचन अभी हुआ है या नहीं है? वो भोजन अजीर्ण अवस्था में है, उत्तिष्ठे जीर्ण अजीर्ण निरूपयन्। वो भोजन अजीर्ण अवस्था में है या फिर जीर्ण अवस्था में है। मीन्स भोजन के प्रत्येक अवयव का पाचन हुआ है या नहीं। कैसे पता चलेगा? इसको पता चलने के लिए आपको एहसास होगा, एब्डोमेन डलनेस फील नहीं होगी, पेट में हैवीनेस फील नहीं होगी। आप सुबह उठेंगे, आपको फ्लैटस क्लियरली पास हो रहा होगा और आपको जब आप यहाँ ये हिस्से से मैं केवल वही चीज़ आपको बता रहा हूँ जो फिज़िकली पेशेंट फ़ील करते हैं। यहाँ इस हिस्से से लेके इस हिस्से तक आपको जब आप ब्रीथिंग करेंगे, तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि कोई यहाँ से वापस उसको धक्का मार रहा है। मेरे को साँस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल क्लियरली अच्छे तरीके से आपको फ़ील होगी।
आप समझ जाइए आपका भोजन जीर्ण हुआ है या अजीर्ण हुआ। खट्टी डकारें आ सकती हैं, बाकी जीर्ण अजीर्ण के भेद दिए हैं काय चिकित्सा में, उनको भी रट लीजिएगा। ये मैंने वो चीजें बताई जो सिंपल लैंग्वेज में आकर के पेशेंट आपको बोलने वाला है, साहब हमारे साथ ये होता है, छाती में वजन सा रखा रहता है, पेट के नीचे वजन सा रखा रहता है, फ्रेश होने जाते हैं नहीं हो पाते हैं, उल्टी ऐसा मन करता है सुबह उठ कर की, तो आप समझ लीजिए उस पेशेंट को अजीर्ण की स्थिति पैदा हो गई है। अब आगे कुछ कुछ अफर्मेशन है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बोल रहे हैं। शरीर चिंताम निवर्त्य कृत शौच विदिष्टता। यहाँ बोल रहे हैं शरीर की चिंता का पूरा विचार करके मलोत्सर्ग करें। वही चीज मैंने बताया कि शरीर स्वस्थ है, शरीर में कोई कष्ट तो नहीं है। अब ऐसा नहीं, देखो आजकल क्या होता है कि मैं बिस्तर पर सोना चाहता हूँ, अब मैं क्या कह दूंगा यार, आज माताजी आई, माताजी ने कहा कि बेटा उठो, सुबह हो गई। नहीं मम्मी आज नहीं, आज मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। दर्द तो होगा यार, आलस भरा पड़ा है। क्लियरली ये देखो कि अगर मैं 2 मिनट शरीर को जगा करके देखूं, बिस्तर से उठ के बिस्तर को छोड़ करके देखूं, तो क्या मेरी बॉडी में दर्द है, या वो आलस था जिसको मैं दर्द समझ रहा था, या वो आलस था जिसको मैं दर्द कह रहा था। क्लियर हो जाएगा और उसके बाद अपने आप जगने लगोगे। दूसरा, जीर्ण जीर्ण का पता करना है अपन को। बॉडी में क्या गलत चल रहा है उसके बारे में खुद को आभास होता है, और उस सच्चाई के साथ आपको जागना है, यानी जागना इस चीज का निर्णय लेना है, ना कि आलस के साथ, क्योंकि आलस ही सबसे बड़ा शत्रु है। मैं आपको ये क्लियर कट कह सकता हूं, आप नोट कर लीजिए और अपने पास रख लीजिएगा। यदि आपने आलस किया तो चाहे आप कितनी भी महान डिग्री लेकर के मार्केट में बैठ जाइए, आप असफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। आपने आलस त्याग दिया, अपने लक्ष्य के अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया, आप सफलता की सीढ़ी डेफिनेटली चढ़ेंगे। जितनी तेजी आपके कर्म में होगी, जितनी फास्ट आपका कर्म होगा और वेल प्लान्ड होगा, उतनी तेजी से आप ग्रो करते जाएंगे। तो यहाँ शरीर की चिंता का पूर्ण विचार करके मल उत्सर्ग करना है। जीर्ण हुआ है, अजीर्ण हुआ है, मतलब आपको फ्रेश होने के लिए जाने का मन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको दातुन करनी है, जिसमें करंज आता है, खदिर आता है, अर्क आता है, बट आता है, और अर्जुन, हाँ अर्जुन के वृक्ष की, हाँ नहीं, अर्जुन के वृक्ष की लकड़ियां आते हैं। इसमें कटु तिक्त कसाय द्रव्यों का स्पेशली सेवन करने के लिए बोला गया है। जिसका क्या करना है, आपने सभी ने देखा होगा नीम की दातुन करते थे गांव में। नीम की दातुन, नीम को तोड़ा और आगे से इस प्रकार से चबाया, उसको चबा करके उसका जो बारीक हुआ ब्रश जैसा बना, उस ब्रश जैसे को ऐसे करते हुए फिर ऐसे घुमाते हुए, सेम यही ब्रशिंग की टेक्निक, ब्रशिंग का मेथड WHO ने ओरल हाइजीन में मेंटेन किया है, ओरल हाइजीन में मेंटेन किया है। और वो एक्सरसाइज को प्रॉपरली बताते हैं कि ये हमने इजाद की है, जबकि ये एक्सरसाइज हमारे गांव में हर व्यक्ति नीम की दातुन के साथ करते हुए आ रहा है। तो अग्रभाग को कोमल करना है, सुबह भोजन के बाद भी करना है, यानी दोनों समय पर सुबह भी करना है, शाम को भोजन के बाद हमें करके सोना ही है। 2 टाइम का हमारे शास्त्र में भी बोला है। अब ये होनी कितनी चाहिए, इसको बोला है कनिष्ठ का अंगुली के समान पतली, इतनी पतली होनी चाहिए, यानी मोटी होनी चाहिए। और 12 अंगुल, 4 4 8, 4 3 12, लगभग इतनी बड़ी होनी चाहिए। और इसमें विशेषकर ये ध्यान रखना है हमें कि दातुन करते समय हमारे मसूड़ों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दातुन करने का एक सिस्टम और बताया, मैं आपको बता दूं कि दातुन आपको करनी है तो आपको प्रकृति का भी अपने ख्याल रखना है,
और उस प्रकृति के अपोजिट, जैसे आपकी पित्त प्रधान प्रकृति है, मेरी वात प्रधान है, कफ प्रधान है, तो उसको जो अफेक्ट करती है पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति, यदि कटु रस वाली औषधि, कटु की उष्ण वाली उससे दातुन करता है तो उसको नुकसान होगा, तो वह पित्त का वर्धन करने का कार्य करेगी। अगर उसके अपोजिट करता है तो उसको फायदा होगा। इसी प्रकार कफ में भी होता है, कफज प्रकृति वाले में भी होता है, कफज रोगों में भी होता है। जस्ट वही अगली बार जो नेक्स्ट उन्होंने वर्णन किया है दातुन करने की विधि, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि ऊपर से, ऊपर के जो टीथ होते हैं उधर से ऐसे नीचे लाना है और नीचे के टीथ से ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना है, फिर मसूड़ों पर ऐसे राउंड शेप में, दोनों मसूड़ों में ऐसे, ये पीछे की दाढ़ में प्रीमोलर मोलर टीथ में इस प्रकार से, और फिर ये हमारा पोर्शन होता है इसके ऊपर ऐसे, ऐसे हमें पूरे दांतों की प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है। जब वो हो जाती तो उसी लकड़ी को तोड़ करके अपनी जीवी हम साफ करते हैं। अब इसके बाद किन किन को दातुन नहीं करना चाहिए। देखो दातुन करना किसे चाहिए, दातुन कैसे करना चाहिए, किन किन चीजों का करना चाहिए, ये 3 पॉइंट हमने पहले देख लिए। सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उसके क्या बेनिफिट है मैंने आपको बता दी। आप सुबह उठ करके उस एक्सरसाइज को करके देखिएगा। अगर आपको अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना है और साथ में आपको लाइफ में सक्सेस पानी है तो इस मेथड को आप करके देखिएगा, बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा। 100 चीजें अलग, सिर्फ एक ही चीज फॉलो कर लो। सुबह जाग करके नेचर के पास बैठ जाइए और नेचर के अंदर जितना साइलेंस है, जितना साउंड है, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। आप नेचर की पावर को खुद की बॉडी के अंदर महसूस करने लगेंगे। ये 100% सत्य है। और नेचर की पावर जब आपकी बॉडी के अंदर आती है तो इस दुनिया में जो भी कुछ है ना, वो सब आपके भोग विलास के लिए हो जाता है। जो भी चाहिए सब मिलेगा, क्योंकि हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमने पढ़ा है ना आयुर्वेद में, क्या पढ़ा है हमने, विसर्ग आदान विक्षेपै, विसर्ग आदान विक्षेपै सोम सूर्य अनिलहा धारयन्ति जगत देहम कफ पित्त अनिलास्तथा। जिस प्रकार इस दुनिया में मौसम बदलते हैं, विसर्ग ऋतु से आदान ऋतु, यानी कि विसर्ग काल से आदान काल में परिवर्तन होता है, मौसम बदलते हैं, हवाएं बदलती हैं, जलवायु बदलती है। ठीक उसी प्रकार सूरज, चंद्रमा, हवा, ये तीनों बदलते हैं। उन्हीं की तर्ज पर हमारी बॉडी में वात पित्त कफ भी बदल रहे होते हैं। वो एक कंसेप्ट बोलते हैं ना विदेशी लैंग्वेज में, एज एबव एज बिलो, जैसा ऊपर है जस्ट वैसा ही नीचे है, जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है। इस दुनिया में कुछ भी पंच महाभूत से हटके नहीं बना है। ये शरीर भी पंच महाभूत का है। तो सुबह जागने का वो प्रयास जरूर करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ, जिसमें बोल रहे हैं नाद्यद जीर्ण बमतु श्वास कांस ज्वरारति तृष्णास्य पाकन नेत्र शिरः कर्मणामयी च तत। अब इनका कहने का अर्थ क्या है भाई? इनका कहने का अर्थ है दातुन का निषेध अजीर्ण रोगी, दातुन का निषेध अजीर्ण रोगी को, बमन रोगी को, श्वास कास ज्वर और अर्दित रोगी को, इनको नहीं कराना है। दातुन ना कराए भाई। क्यों नहीं कराए? क्यों नहीं कराए? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति जो दातुन कर रहा है और उसको अजीर्ण है, तो कहीं कसैले रसों का क्या होता है, दातुन में ज्यादातर कसैले रसों का प्रावधान बोला गया है, जिससे मसूड़े की जो होती है वो टाइट होने लगे, ग्रिपिंग टाइट होने लगे, इसलिए बोला गया। तो अजीर्ण या बमन या ज्वर, ज्वर में आम का संचय होता है, श्वास कास में आम का संचय होता है। ऐसे व्यक्तियों में क्या रहता है कि अगर वो कसैले रस का सेवन करेगा, वो दातुन कर रहा है, सुबह शाम दातुन कर रहा है, तो अंदर हमारी बॉडी में रस को
अंदर की तरफ जाता है, थोड़ा बहुत तो जाता ही। वो कसाय रस स्तंभन का कार्य करेगा। जो आम दोष को बॉडी से निकल जाना चाहिए, उस आम दोष को पकड़ के रखने का कार्य करेगा। और वो बॉडी में पकड़ के रहेगा तो चलो ठीक है, दवाई से औषधि से कैसे करके वो ठीक हो जाएगा, लेकिन यदि थोड़ी मात्रा में वो रहा तो आज नहीं तो कल वो समय पा करके अपने दोषों को दूषित करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए उसके बारे में बोला गया है कि भाई ऐसे रोगियों को नहीं करना चाहिए। देखिए, तृष्णा, मुखपाक, हृदय, नेत्र, शिर और कर्ण रोगी भी, कुल मिलाकर के वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ऊर्ध्वांग के जितने रोग हैं मोस्टली, अब ऊर्ध्वांग में क्या होता है, कफ प्रधान होता है, और कफ किसके सदर्मी है, आम के। तो वही कंसेप्ट वो कहना चाह रहे हैं कि इसको दूषित ना करें, नहीं तो अन्यथा ये नुकसान बॉडी में पहुंचाने का कार्य करेगा। अब इसके बाद उन्होंने कुछ अंजन के प्रयोग बोले हैं, अंजन करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई ये अंजन आपको करना है। तो इसमें सौवीरांजन या सुरमा के लिए बोला है। सुरमा, हमने सुरमा का गाने भी सुना है, कुछ मूवियों में डायलॉग्स भी देखे हैं। हीरोइन ने पहले ऐसे लंबा लंबा ऐसे लगाती थी, ऐसे यहाँ तक ले जाती थी, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको सुरमा बोलते थे। सुरमा एक सामान्य भाषा का शब्द है। अंजन कर्म कब करना चाहिए, उन्होंने बोला है नित्य प्रति आंखों में सौवीरांजन लगाना हितकारी है। सौवीरांजन लगाना हितकारी है। और सुश्रुत में क्या बोला है, सौवीरांजन के स्थान पर स्रोतोंजन के बारे में बोला गया है। ये क्या कार्य करता होगा, ये क्या कार्य करता होगा, ये हमारी आंखों के शुद्धिकरण का कार्य करता है। हमारी आंखों के अंदर कोई भी ब्लॉकेजेस होते हैं, जैसे ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन के यहाँ पर पंक्टम होता है, नेजल पंक्टम, वो नेजल पंक्टम को ओपन करने का। अभी ऐसा नहीं कि भाई काजल ऐसे नहीं लगाया था, अगर ऐसे लगाएंगे, देखो एलोपैथ में क्या होता है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको काजल नहीं लगाना है। क्यों बोलते हैं, उनका कंसेप्ट भी सही है। और हमारे यहाँ पर बोलते हैं कि आपको काजल लगाना है, यानी सुरमा लगाना है या अंजन लगाना है। ऐसा क्यों, ये मतभेद क्यों? देखिए, मतभेद कुछ नहीं है, बस प्रॉपरली आज से कई समय पहले काजल किस तरीके से लगाया जाता था, उस मेथड को भूल चुके हैं बहुत से लोग। आया, बच्चे को पकड़ा और ऐसे लगा दिया, जबकि ऐसे नहीं, यहां से शुरू करना है, यहां से इस पंक्तम के स्थान को छोड़ करके ऐसे ले जाना, इस तरफ ले जाना, ऐसे ले जाना आपको। हम किसी का नेत्र तर्पण भी करते हैं, तो नेत्र तर्पण में कहाँ से हम जो ऑयल होता है, जो स्नेह द्रव्य होता है, उसको कहाँ से निकालते हैं हम, यहाँ से, साइड से, चारों तरफ यहाँ पे वो ले वो करते हैं, एक बाउंड्री बनाते हैं पीठी की, और पीठी में छेद करके यहाँ से ऑयल का ड्रेनेज करते हैं। तो ये अपांग और कनीनक प्रदेश, ये बोला गया है अपांग प्रदेश और ये कनीनक प्रदेश। इस कनीनक प्रदेश से लेकर के अपांग प्रदेश तक ऐसे सुरमा लगाया जाता है जिससे जितनी भी गंदगी है आंख की, वो धीमे धीमे करके क्लीन हो जाए, अश्रु ग्रंथि एक्टिवेट हो जाए। अश्रु ग्रंथि के अंदर क्या क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, ऑक्सीजन होती है, वाटर होता है, थोड़ा हल्का सा सॉल्ट प्रिपरेशन भी होती है, एसिडिक नेचर भी होता है हल्का सा, उसका एल्कलाइन नेचर भी। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो बैक्टीरियोलिटिक या पैथोजेनेलिटिक मान लीजिए, एक तरीके से बैक्टीरियोसिडल या वायरोसिडल, ये प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है। तो वो आंख को प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है। इस वजह से हमारी आंख की हेल्थ अच्छी होती है। अब जो सौवीरांजन जो है उसके बारे में यहाँ लिखे हैं वो, कि श्रोतोंजन जो है वो सिंधु नदी से उत्पन्न बताया गया। श्रोतांजन जो है वो सिंधु नदी से उत्पन्न बताया गया है। और इसीलिए इसको क्या है, सुवीर के नाम से जाना जाता है। सुवीर के नाम से जानने की वजह से इसको सौवीर के नाम से भी वर्णन कर दिया है, तो सौवीर अंजन के नाम से ये आया है।
ये सिंपल सा हिस्ट्री है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें यहाँ पर हम ये सीखने आए कि भाई इसके बेनिफिट क्या हैं और ये हम दिनचर्या को अपनाएं क्यों। हमें देखिए, लाइफ स्टाइल अपनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको यू हैव टू मोटिवेटेड योर पेशेंट और योर कलीग्स। आपको अपने पेशेंट या अपने साथी लोगों को मोटिवेट करना आना चाहिए। किसके रिगार्डिंग? दिनचर्या के रिगार्डिंग। अब वो मैं कह रहा हूं, अगर वो एक ही चीज सुधार ले बहुत बड़ी चीज है। अगर वो लेट जागने की आदत को समय पर जागने की आदत में कन्वर्ट कर ले, रात में जल्दी सोने की आदत डाल लें, बस ये 2 आदत डाल लें, बाकी चीजों का प्रभाव उनकी बॉडी पे जो पड़ रहा होगा उनको पता नहीं चलेगा। फिर धीमे धीमे एक एक स्टेप करके सारे स्टेप्स को करेक्शन करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर वो बहुत जल्दी स्वस्थता को प्राप्त करेंगे। बट लेकिन सबसे पहला स्टेप ही नहीं हो पाता लोग बागों से। ब्रह्म मुहूर्त छोड़ो, वो सुबह 5 बजे 6 बजे भी नहीं जग पाते। अब रसायन की विधि क्या है मैंने आपको बता दी, लेकिन यहाँ कुछ अलग से पॉइंट बोले गए हैं। चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषाच श्लेष्मतो भवेयम् यो ये सप्तरात्रे अश्मा श्रावणार्थ रसांजनम। ये क्या बोल रहे हैं कि आंख तेजोमय है। तेज जो होता है वो हमारी आंख में, संपूर्ण आंख में समाया हुआ है। तेज से अर्थ है हमारी रोशनी, हम देख रहे हैं, विजुअलाइजेशन की टेक्निक, जो सब कुछ हमें दिख रहा है वो तेज की वजह से दिख रहा है। अगर ये तेज, ये एनर्जी आंख से समाप्त हो जाएगी तो अंधेरा छा जाएगा। इसलिए तेज क्या होता है? तेज उष्ण नेचर का होता है। इसलिए बोला गया कि इसको, आंख को कफ से बड़ा डर है, विशेष भय है। कब से? चक्षुष तेजोमय तस्य विशेषाश श्लेष्मतो भयम। बोल रहा है ना कि आंख हमारी तेजोमय है, लेकिन इसको विशेषतः कफ से डर है। कफ से डर है। अतः कफ को बढ़ाने के लिए 7 रात पीछे एक बार आंख में रसायन का प्रयोग करना चाहिए। मतलब वो क्या बोल रहे हैं? वीकली वीकली आपको सप्ते में एक बार रसायन का प्रयोग करना है, जिससे आपकी आंख का कफ, जो श्लेष्मा है, वो समाप्त हो जाएगा। अधिक जो बढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि पूरा समाप्त हो जाए, पूरा समाप्त होने से भी नुकसान हो जाएगा, लेकिन जो अधिक मात्रा में है वो समाप्त हो जाएगा। इसके लिए कई कोटेशन आते हैं। सप्तांत रसायनम नक्तम दिवा तन्न प्रयोक्तव्यम नेत्र योस्तीक्ष्णम अंजनम ब्रेक दुर्बला दृष्टि आदित्यम प्राप्त शीदति तस्मात् श्राव्यम निशायाम तु ध्रुवम अंजनम विश्यते। एक कोटेशन ये भी आया है जो अलग अलग आचार्य बोलते जा रहे हैं। त्रिफला ग्रंथ के बारे में आदत्य ने चिरादंती पीत मेन निशान मुखे। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि रसायन का विधान रात में करना है, रात में, रात में। और यहाँ पर एक स्पेशल कोटेशन हमारे प्रवर्ती आचार्य ने बोला है कि वात का भी डर होता है आपको, वात का भी डर होता है, इसलिए इतनी ज्यादा मात्रा में कफ को ना निकाल दें। इसलिए वो बोल रहे हैं कि बार बार आपको रसायन का प्रयोग नहीं करना है, आपको केवल सप्ताह में एक बार रसायन का प्रयोग करना है। यदि आप सप्ताह में एक बार के तो ठीक है, यदि सप्ताह में आप रोज ही प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कफ की ज्यादा हानि ना हो जाए। कफ की ज्यादा हानि हो गई तो वात की वृद्धि से भी आंख समाप्त हो सकती है। गंभीर का रोग हम पढ़ते हैं, आंख में गंभीर का पढ़ते हैं, ह्रस्वजाड्य पढ़ते हैं, ह्रस्वजाड्य पढ़ते हैं, आई माइक्रो ऑप्थेल्मिया जिसको बोलते हैं। आपकी आंख सिकुड़ने लगती है, आई बॉल का साइज श्रिंक होने लगता है, तो वो भी नहीं करना है। तो वात दोष की वृद्धि के कारण ये सारी चीज आ सकती हैं आपकी बॉडी में। अब नश्य आदि का सेवन करने के बाद क्या होगा? नश्य आपने कर लिया। देखिए अभी तक हमने क्या कर लिया? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग लिए। स्टेप बाय स्टेप इसको नोट डाउन करते जाइए। फिर मैं अभी जस्ट थोड़ी देर बाद इसको फिनिश करने से पहले आपको एक होमवर्क दूंगा, कैसे आप दिनचर्या का चार्ट बना सकते हैं और कैसे इसको आप सेल कर सकते हैं, आप पैसा भी अर्न कर सकते हैं अभी इसी समय से, ताकि आपको मोटिवेशन के साथ कुछ अर्निंग भी आ जाए। सबसे पहले आपको जागना है ब्रह्म मुहूर्त में।
ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागे ना तो 5 बजे तक तो जाग ही जाओ। फिर उसके बाद आप सुबह उठ के खुद पहले फील करोगे कि भाई नेचर की वास्तव में पावर क्या है। उस नेचर की पावर जो है ना, जो भी जिस स्टेप को आप फॉलो करो वो स्टेप आप लिखना, डायरी में लिख लेना आप, वो स्टेप फॉलो करो, तो वो आपका एक रूटीन बन जाएगा। इस फॉर्म में आपको करना है, इस फॉर्म में करने से बॉडी में एनर्जी आती है। वो करने के बाद आप सुबह जागे और आपने ये सारी चीजें की, फिर आप आज सुबह जाग करके आपने दत्तवन करना स्टार्ट किया। चाहे तो आयुर्वेदिक कोई सा भी आप ले सकते हैं, या फिर जो नीम में सबसे बढ़िया मानता हूँ अवेलेबल हो जाती है, उससे करें। या फिर खुद बना लें, अपने यहाँ बोला गया है त्रिफला त्रिकटु तूतिया जैसे नौन पतंग दंत वज्र सम होते हैं माजू फल के संग। त्रिफला त्रिकटु तूतिया, तूतिया मीन्स ब्लू विट्रोल। त्रिफला त्रिकटु तूतिया जैसे नौन पतंग दंत वज्र सम होते हैं माजू फल के संग। नमक में लाना है और सेंधव लवण उसमें, माजू फल मिलाना है। ये सारी चीज मिला करके आप बना लीजिएगा, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। मार्केट में सारी चीजें आसानी से अवेलेबल होती हैं। तो आपने फिर पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगे, आपने जागने के बाद प्रकृति से कनेक्ट, नेचर से कनेक्ट करने के लिए, नेचर की वाइब्स को बॉडी में लाने के लिए आपने एक्सरसाइज की कि आप सुखासन की अवस्था में बैठ गए। सुखासन की अवस्था में बैठ करके आपने अपने आसपास सराउंडिंग में जो एयर चल रही है उस एयर को महसूस करना शुरू किया। उस डीप ब्रीदिंग को आपने लेना शुरू किया। उस डीप ब्रीदिंग को आप ले करके आप आसपास की सराउंडिंग की, नेचर की, पशु पक्षियों की आवाजें सुन रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ। सांस लिया आपने, आपने अपनी बॉडी को सुखासन की अवस्था में, सुखासन की अवस्था में जब आप बैठते हैं तो आपके सारे अंग एक दूसरे से दूर होते हैं, आपकी एनर्जी, पूरी हवा आपकी बॉडी को टच करके जा रही होती है। आप कानों से सुन रहे हैं, आपकी कर्णेंद्रियां वर्क कर रही हैं, आप सांस ले रहे हैं तो आपके लंग्स अंदर सब जगह ऑक्सीजन जा रही है, आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन जा रही है, आपका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है। आपकी पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ आपकी टोटल एकादश इंद्रियां उस समय एक्टिव होने लगती है। हमारी इंद्रियां एक्टिवेट नहीं होती, इसलिए हम परेशान रहते हैं। उसके बाद आपने दत्तवन किया। दत्तवन करने के बाद आपने क्या किया, दत्तवन करने के बाद आपने अंजन प्रोसेस को करना स्टार्ट किया। अंजन आज के समय पे मिल जाता है, कई कंपनियां बना रही हैं, फिर से बनने लगा है। कुछ नहीं बना रही हैं तो शायद इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा दिक्कत है कि हर कोई ना तो सही तरीके से अंजन बना सकता है, बना भी नहीं पा रहा है, और जो बना रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, कितनी ईमानदारी है। एक तो हमारे आयुर्वेद में एक अच्छी फार्मास्यूटिकल्स को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके कुछ प्रोडक्ट तो अच्छे होते हैं, कुछ बकवास होते हैं, इसलिए थोड़ा डाउट जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आया, वो नेक्स्ट स्टेप क्या आया, नस्य का सेवन करना है, गंडूस करना है, धूमपान करना है, तांबूल चवण क्रम से करना है। इसमें नस्य के सेवन को पहले हम उठाते हैं, बाकी तांबूल और इन चीजों को हम कल पढ़ेंगे। तो नस्य का सेवन क्या करना है, आपको अणु तेल का प्रयोग करना, अणु तेल का प्रयोग करना है। जब अणु तेल का प्रयोग करें तो यहाँ पर मसाज की जाती है इस पैटर्न में, फिर यहां से मसाज की जाती है इस पैटर्न में। ये इस पैटर्न में क्यों की जाती है, क्योंकि यहाँ पर फ्रंटल साइनस को ओपन करना है, यहाँ आपने मैक्सिलरी साइनस को ओपन करना है। इन साइनसेस को जब ओपन करते हैं, फिर यहाँ से आप नेजल ड्रॉप डालते हैं, जीभ जिब्या बाहर निकाल करके। जो नस की विधि आप सभी ने पढ़ी होगी,